नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अभी कंटिन्यू हमारी संस्था द्वारा एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें अभी पॉलिटी के एमसीक्यूज़ को हम कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम संसद के जो कार्य प्रणाली है उस पर डिस्कशन कर रहे थे। संसद की कार्य प्रणाली, उनकी विधायी प्रक्रिया, कैसे कानून बनता है, और 20 क्वेश्चन तक हम क्वेश्चन कर चुके थे लास्ट वीडियो में, और आज हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। 20 क्वेश्चन तक लास्ट क्लास में हो चुका था। 20वां क्वेश्चन था, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक रखा जाता है तो वो किस प्रकार से पारित होता है। ठीक है, मतदान करने के किस तरीके से मतदान, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों के बहुमत से। तो याद रखिए कि कोई भी विधेयक जो संयुक्त बैठक पर रखा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद पे, अनुच्छेद 108 के अनुसार अगर संयुक्त बैठक पर कोई विधेयक रिफर किया जाता है तो उपस्थित और मतदान देने वाले, है ना, इसको याद रखिएगा दोस्तों। कई जगह हमको लगता है कि यहाँ विशेष बहुमत आएगा, पर नहीं, क्या उपस्थित तथा मतदान देने वालों के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है वो। ठीक है, जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें जितने की मेजॉरिटी होगी उसके अगर ज्यादा लोग बोलेंगे कि इसको पास करना है तो वो पास हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा भंग हो गई तो क्या होगा, है ना। मान लो राष्ट्रपति बोलते हैं, मान लो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अनुसार, संयुक्त अधिवेशन किसमें है, अनुच्छेद 108 में। मान लो राष्ट्रपति बोलते हैं कि 20 तारीख को, 20/6 को संयुक्त अधिवेशन होना है और 19/6 को ही किसी कारणवश, ठीक है, 19/6 को किसी कारणवश, या मान लो राष्ट्रपति 1 महीने बाद संयुक्त अधिवेशन बोलते, उससे पहले ही किसी कारणवश लोकसभा भंग हो जाती है, तो अब तो लोकसभा रही नहीं, तो संयुक्त अधिवेशन में क्या सिर्फ राज्यसभा बैठेगा, हैं, तो ऐसे में तो संयुक्त अधिवेशन होगा नहीं। तो अगर राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर दे कि संयुक्त अधिवेशन लेना है, राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी कर दे कि संयुक्त अधिवेशन लेना है, उसके बाद अगर लोकसभा भंग हो जाती, क्योंकि राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होती, उसके बाद अगर लोकसभा भंग भी हो जाती है तो नियत तारीख को संयुक्त अधिवेशन होगा। ठीक है, लोकसभा के भंग हो जाने पर भी नियत तारीख को, जिस दिन डेट डिसाइड रहेगा उस दिन संयुक्त अधिवेशन यथावत यथा समय होगा। ठीक है, तो इसमें यह नहीं लिख देना कि अगर लोकसभा भंग हो गई तो संयुक्त अधिवेशन खत्म हो जाएगा। नहीं, राष्ट्रपति बोल दिया लोकसभा भंग हो या कुछ भी हो, जब तक जिस दिन राष्ट्रपति बुलाएगा उस दिन संयुक्त अधिवेशन होगा। बस इसके लिए यह शर्त है कि लोकसभा भंग होने के पहले अधिसूचना जारी हो गई हो, है ना, और उसके बाद लोकसभा भंग हो। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को देख लीजिए, कई बार पूछा है और इसमें बहुत गलती होती है। ठीक है, तो आप जब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का हायरार्की देख लो, है ना, संयुक्त अधिवेशन सबसे पहले कौन करता है इसकी अध्यक्षता, लोकसभा अध्यक्ष, है ना, हमेशा यही पूछा जाता है ना। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ठीक, अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। ठीक है,
वो भी नहीं रहेगा तो राज्यसभा का उपसभापति, क्योंकि सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, तो उपसभापति। अगर वो भी नहीं रहेगा तो ऐसा व्यक्ति जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना जाए, है ना, ऐसा व्यक्ति जो सदस्यों द्वारा चुना जाए। ठीक है, तो देखिए ये है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की हायरार्की। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपको पता है कि ठीक है, आपको नियम बनाए गए हैं कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अनुच्छेद 108 के अनुसार जब लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी तो उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, वो नहीं करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। वो नहीं रहेगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, वो नहीं रहेगा तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, और वो भी नहीं रहेगा तो जितने लोग मौजूद है वहां से किसी एक को चुन के अध्यक्षता कराई जाएगी। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, वो नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष, वो नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, और वो भी नहीं है तो उपस्थित सदस्यों में से किसी एक को चुना जाएगा क्या? अध्यक्षता करने के लिए। अब एक बात और है दोस्तों, अगर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है तो आपको पता है कोई भी विधेयक को पास करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अब आप सोचो कि, है ना, राज्यसभा की सदस्य संख्या 245, लोकसभा की सदस्य संख्या 545, है ना। अब मतदान करेंगे तो पूरे लोकसभा वाले एक तरफ वोट देंगे, तो जाहिर सी बात है संयुक्त बैठक में अधिकतर कौन जीतता है? लोकसभा ही जीतता है, सरकार ही जीतती है। ठीक है, संयुक्त बैठक में अधिकतर सरकार ही जीतती है ना। तो संयुक्त बैठक में क्यों? क्योंकि सदस्य संख्या किसकी ज्यादा है? लोकसभा की। और कौन से बहुमत से पास होना है? साधारण बहुमत से। तो नॉर्मल लोकसभा के लोग ही साधारण बहुमत से पास कर देंगे। तो ये ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि लोकसभा ही जीतेगा, पर व्यवहार में ऐसा बन जाता है लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा होने के कारण कि लोकसभा की बात मान ली जाती है। क्यों? क्योंकि सरकार कहां बैठती है? लोकसभा में बैठती है, और वहां की सदस्य संख्या भी ज्यादा है, और ये हायरार्की है अध्यक्षता का। तो इसका ऑप्शन होगा लोकसभा अध्यक्ष, है ना। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत की गई है। बिल्कुल सही है, 108 के अनुसार संयुक्त बैठक। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी, यह भी बिल्कुल सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैक सेवा निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, देख लेते हैं उत्तर क्या है, आप बताइए इसका उत्तर क्या है। ठीक है, इसका उत्तर है, इसका आंसर होगा, देख लेते हैं, तीनों बातें सही हैं। तीनों बातें कहां सही हैं? ऑप्शन डी में, तीनों बातें ऑप्शन डी में। देखिए दोस्तों, है ना, पहली संयुक्त बैठक हुई थी 1961 में। ठीक है, पहली संयुक्त बैठक हुई थी 1961 में। कितनी संयुक्त बैठकें हुई हैं देख लेते हैं। पहली हुई थी 1961 में, कारण क्या था? दहेज वाला अधिनियम। कारण क्या था? दहेज निरोधक अधिनियम। इसको बनाने के लिए, दहेज निरोधक अधिनियम में को बनाने के लिए पहली संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी। दूसरी संयुक्त बैठक 1978 है। दूसरी संयुक्त बैठक कब हुई थी? 1978 को। और यह बैठक बैंक सेवा आयोग के लिए हुई थी। कौन सी? बैंक सेवा आयोग को, बैंक सेवा आयोग के बिल को पास करने के लिए, बैंक सेवा आयोग के बिल को पास करने के लिए दूसरी बैठक हुई थी। तीसरी बैठक 2002 में हुई थी। तीसरी बैठक 2002 में हुई थी। किस संदर्भ में हुई थी? आतंकवाद निरोधक विधेयक के संबंध में। किस संबंध में? आतंकवाद निरोधक विधेयक के संबंध में। आतंकवाद निरोधक विधेयक के संबंध में। पूरे भारतीय इतिहास में दोस्तों, पूरे भारतीय इतिहास में अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। पहली हुई है 1961 में दहेज का अधिनियम, 1978 में बैंक सेवा आयोग का अधिनियम, 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम के लिए बैठक हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो इसमें पूरी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन
आयोजित होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बिल्कुल नहीं होता, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बिल्कुल नहीं होता, संविधान संशोधन में भी नहीं होता। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक हमेशा अलग अलग पारित किया जाता है दोस्तों। कहानी सुन लो, एक तो होता है धन विधेयक। धन विधेयक में राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है। अगर राज्यसभा पास करती है 14 दिन में तो अच्छा है, नहीं तो 14 दिन बाद लोकसभा खुद पास मान लेती है। तो मान लो अगर दोनों में, राज्यसभा और लोकसभा में धन विधेयक को लेकर लड़ाई होती है तो संयुक्त बैठक की आवश्यकता है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि 14 दिन बाद खुद विधेयक ऑटोमेटिक पास मान लिया जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक में भी संयुक्त बैठक नहीं होती। क्यों? क्योंकि मान लो संविधान को बदल रहे हैं लोकसभा वाले और राज्यसभा वाले चाह रहे कि संविधान ना बदला जाए। अगर दोनों की संयुक्त बैठक करा दी जाएगी तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा की, लोकसभा वाले वैसे ही मतदान में जीत जाएंगे। इसीलिए संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, ये याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पे कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती, है ना। संयुक्त बैठक हमेशा नॉर्मल विधेयक पे होती है। संयुक्त बैठक हमेशा नॉर्मल विधेयक पे होती है। एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में मतभेद हो, नॉर्मल विधेयक पे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, केवल 4। ऑप्शन डी, केवल 4। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। होप सो आपको ये डिस्कशन समझ में आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? आपको पता है दोस्तों किस पर हो सकती है? अभी बताया, धन विधेयक पर नहीं हो सकती क्योंकि 14 दिन बाद धन विधेयक पास माने जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक पर भी इसलिए नहीं होती क्योंकि लोकसभा की संख्या ज्यादा है और वो चाहे तो अपने अनुसार संविधान बदल सकते हैं। तो संयुक्त बैठक में अगर दोनों को बैठा देंगे, संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बैठा देंगे, राज्यसभा की सदस्य संख्या वैसी कम है, वो वैसी हार जाएगी, है ना। तो जो लोकसभा चाहेगा वही होगी। इसीलिए संविधान संशोधन विधेयक में भी संविधान को आसानी से ना बदला जा सके, संविधान को आसानी से ना बदला जा सके, इसीलिए संविधान संशोधन विधेयक में भी नहीं होती, विनियोग विधेयक में भी नहीं होती, है ना। सरकार कहां बैठती है? लोकसभा में। ठीक है, सरकार को पैसा निकालने के लिए कहां मतदान होता है? लोकसभा में। तो विनियोग विधेयक के द्वारा सरकार कहां से पैसा निकालती है? लोकसभा से पैसा निकालती है। लोकसभा में मतदान करके कहां से पैसा निकालती है? भारत की संचित निधि से पैसा निकालती है। और संचित निधि से पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक, और विनियोग विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी संयुक्त बैठक नहीं होगी, केवल सामान्य विधेयक में। ऑप्शन होगा ए, केवल सामान्य विधेयक में संयुक्त बैठक होती है दोस्तों। निम्नलिखितों पे कौन सा सही है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 अवसान पर वैधगत लैप्स हो जाता है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर वैधगत नहीं होगा। यह बोल रहा है कि लोकसभा के खत्म होने पर कौन कौन से विधेयक खत्म हो जाते हैं, बताइए। पढ़ लिए दोस्तों? देखिए, चलिए क्वेश्चन समझ लिए, है ना। यहां बात कर रहा है, ठीक है, कि कौन सा विधेयक समाप्त होगा या नहीं होगा, कौन सा सही है पूछ रहा है। लोकसभा में कोई विधेयक जो उसके 17 अवसान पर वैधगत लैप्स हो जाएगा। दोस्तों देखिए, 17 अवसान मतलब सत्र का खत्म हो जाना, पूरे सेशन का खत्म हो जाना। तो सेशन के खत्म होने से, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, सेशन के खत्म होने से कोई भी विधेयक खत्म नहीं होता।
नया सेशन आएगा तो फिर से उस विधेयक पर चर्चा की जा सकती है। विधेयक खत्म कब होता है? विघटन होने पे, डिसॉल्व होने पे, विघटन होने पे खत्म होता है। पर यहां बोल रहा है सत्रावसान। सत्रावसान मतलब जैसे मानसून सत्र बुलाते हैं और सत्र पूरी तरह खत्म, जितने दिन के लिए बुलाए गए थे उतना दिन हो गया तो उसको बोलेंगे सत्रावसान। और सत्रावसान में मान लो कोई विधेयक लोकसभा में रखा हुआ है और वो पास नहीं हो पाया है तो सत्रावसान के कारण वो खत्म नहीं होगा। विधेयक केवल खत्म होता है कब? विघटन पे। यहां सत्रावसान बोला है, ठीक है, तो लैप्स हो जाता है। तो ये तो सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब पूछते हैं, देखते हैं दूसरा, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा। यह सही है दोस्तों, यह सही है, ठीक है। देखिए लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का तो नहीं होता। लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का नहीं होता। तो अगर मान लो कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में रखा गया है और उसी समय लोकसभा खत्म हो गई तो वो विधेयक खत्म होगा या नहीं होगा, ये चीज पूछा जा रहा है। वो विधेयक खत्म होगा या नहीं होगा, ये चीज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक मतलब कोई विधेयक जो राज्यसभा में ही रखा हुआ है और लोकसभा पहुंचा ही नहीं है। कोई विधेयक राज्यसभा में ही रखा हुआ है और लोकसभा पहुंचा ही नहीं है तो वो खत्म नहीं होगा क्योंकि लोकसभा वो पहुंचा ही नहीं है। तो ये सही होगा, ठीक है, तो ये सही होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल दो, दूसरा ही सही है, ठीक है। चलिए एक डिस्कशन कर लेते हैं अच्छा सा, है ना, कि लोकसभा के विघटन पे कौन सा विधेयक है जो खत्म होगा और कौन सा है जो नहीं होगा। लोकसभा के विघटन पे विधेयक, है ना, ठीक, लोकसभा के विघटन पर, लोकसभा के टूटने पर, विघटन पर विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, जो व्यवगत नहीं होंगे, व्यवगत नहीं होंगे मतलब जो खत्म नहीं होंगे, ठीक है, व्यवगत नहीं होंगे मतलब जो खत्म नहीं होंगे, ठीक है। और यहां क्या होगा? जो व्यवगत होंगे, व्यवगत होंगे, ठीक है। तो मान लो अगर लोकसभा अगर खत्म होती है तो लोकसभा में लंबित सभी प्रकरण, लंबित सभी प्रकरण, विधेयक, लंबित सभी प्रकरण विधेयक क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, जो लोकसभा में लंबित है, ठीक है। अगर लोकसभा में पड़ा हुआ है तो लोकसभा में वो लंबित सभी प्रकरण विधेयक क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। जैसे मान लो कोई विधेयक राज्यसभा द्वारा पास हो गया है और लोकसभा में पड़ा हुआ है तो वो लोकसभा में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कोई विधेयक राज्यसभा द्वारा पास हो गया है और वो लोकसभा में पड़ा हुआ है तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, लोकसभा में पास, लोकसभा में पास, ठीक है, परंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। लोकसभा में पास परंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें दो ही चीजें हैं जो आपको समझना है, ठीक है। ऐसे विधेयक जो समाप्त हो जाएंगे लोकसभा के टूटने पर, पहला वो जो लोकसभा में फंसे हुए हैं, क्योंकि अब तो लोकसभा है ही नहीं, तो लोकसभा में जो फंसे हुए हैं वो तो पूरे समाप्त हो जाएंगे। अब मान लो लोकसभा द्वारा पास हो गया है और राज्यसभा में फंसा हुआ है, क्यों? वो भी खत्म हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि उसको पास करने वाला, क्यों? क्योंकि उसको पास करने वाला लोकसभा अब है ही नहीं, ठीक है। सपोज दैट, मान लो कि आपके यहां कोई कार्यक्रम है, आपके यहां कोई कार्यक्रम है, ठीक, वो कार्यक्रम अभी हो रहा है या लंबित है और आपके घर वाले पूरे के पूरे चले गए कहीं बाहर, तो क्या वो कार्यक्रम होगा? नहीं होगा। वैसे ही लोकसभा में क्या लंबित सभी कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे। दूसरा, लोकसभा द्वारा पास, लोकसभा पास करके राज्यसभा में भेज दी है और राज्यसभा में अभी वो पास नहीं हुआ है, राज्यसभा में अभी पास
नहीं हुआ है। तो अगर लोकसभा खत्म होगी तो वो भी विधेयक खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पास करने वाली लोकसभा खत्म हो चुकी है। तो जो विधेयक समाप्त होंगे कौन से? लोकसभा में लंबित, लोकसभा में रुके हुए सभी विधेयक, और दूसरा लोकसभा द्वारा पास राज्यसभा में रुके हुए विधेयक भी समाप्त हो जाएंगे। और लोकसभा में सभी चीजें, चाहे वो मांगे हों, आश्वासन हो, सब जो लोकसभा में फंसा है सब समाप्त हो जाएगा। समाप्त कौन सा नहीं होगा? ठीक है, समाप्त कौन सा नहीं होगा, है ना? देख लेते हैं। वो विधेयक जो समाप्त नहीं होंगे कौन से? राज्यसभा में लंबित विधेयक, राज्यसभा में लंबित विधेयक जो लोकसभा भेजे ही नहीं गए हैं अभी तक, जो कहां है? लोकसभा नहीं भेजे गए हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में पेश किया गया और अभी भी राज्यसभा में पड़ा हुआ है, उसका लोकसभा से कोई सरोकार नहीं है, तो लोकसभा टूट भी जाएगी ना तो वो समाप्त नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा, ठीक है, लोकसभा, है ना, और राज्यसभा द्वारा पास विधेयक, ठीक है, जो कहां है? जो राष्ट्रपति के पास है। कहां है? राष्ट्रपति के अनुमति के लिए गया है, राष्ट्रपति के अनुमति के लिए गया है, वो भी समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको लोकसभा भी पास कर चुकी है और राज्यसभा भी पास कर चुकी है। अब वो कहां पड़ा हुआ है? राष्ट्रपति के पास। दोनों का काम खत्म हो गया है तो वो भी समाप्त नहीं होगा। अब वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। तीसरा, ठीक, तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा गया विधेयक। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा गया विधेयक, वो भी समाप्त नहीं होगा। राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा गया विधेयक, वो भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो दोनों सदन से पास हो चुका है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में लड़ाई हो गया है और दोनों पास नहीं कर रहे और 6 महीने से अधिक का समय बीत गया है और उस विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है और उसके बाद लोकसभा विघटित हो जाती तो भी संयुक्त अधिवेशन होगा, विधेयक समाप्त नहीं होगा। ठीक है, मान लो किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो गया? विवाद हो गया है। क्या हो गया है? विवाद हो गया है, और उसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और क्या हुआ? लोकसभा विघटित हो गई। तो जिस दिन संयुक्त अधिवेशन होना होगा उस दिन पक्का होगा, क्योंकि राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी कर चुका है और वो विधेयक अभी समाप्त नहीं होगा। तो आप एक चीज देखिए दोस्तों, ये आपको देखने से कठिन लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें आप कीवर्ड खोजिए। जो समाप्त कौन सा नहीं होगा? समाप्त वो नहीं होगा जो या तो लोकसभा गया ही नहीं है या फिर लोकसभा को पार करके आगे बढ़ चुका है, वो समाप्त नहीं होगा। पहला, ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में ही अभी तक लोकसभा नहीं गया है, वो समाप्त नहीं होगा। ऐसा विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को पार करके राष्ट्रपति के पास जा चुका है, वो भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि दोनों को पार कर लिया है। ठीक है, ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति के पास गया था, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजा है, क्योंकि वो दोनों को पार कर चुका है, वो भी समाप्त नहीं होगा। और संयुक्त अधिवेशन बुलाने के बाद विघटन होगा तो वो भी समाप्त नहीं होगा। ऐसा विधेयक समाप्त होगा जो या तो लोकसभा में है या फिर लोकसभा राज्यसभा दोनों को पार नहीं किया है। तो ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में पास हो गया और लोकसभा में लंबित है, लोकसभा में पड़ा हुआ है, तो वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में पास हो चुका है और लोकसभा में फंसा हुआ है, वो समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोकसभा को पार नहीं किया है। ऐसा विधेयक जो लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में है, क्यों? क्योंकि वो दोनों को पार नहीं कर रहा है, तो वो भी समाप्त हो जाएगा और लोकसभा में रुके हुए सभी काम समाप्त हो जाएंगे। तो समाप्त नहीं होने वाले में वो होगा जो लोकसभा पहुंचा ही नहीं है, या फिर समाप्त वो विधेयक नहीं होगा जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को पार कर चुका है। समाप्त वो विधेयक होगा जो लोकसभा में है और समाप्त वो विधेयक होगा जो लोकसभा राज्यसभा दोनों को पार नहीं किया है। ठीक है, तो ये है आपका याद करने का एक कीवर्ड। चलिए वापस चलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्र किया जा सकता है? ठीक है, कर विधि के अधिकार के बिना
ठीक है। विधि के अधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। ये कहां कहा गया है? बताइए दोस्तों। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी है जिनको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यह कहा गया है अनुच्छेद 265 में। अनुच्छेद 265 में साफ साफ कहा गया है कि सरकार नियम बनाकर, विधि के अधिकार से ही नियम बनाकर, कानून बनाकर कोई टैक्स लगाएगी और कानून बनाकर ही टैक्स को हटाएगी। अनुच्छेद 265, है ना, यह कहा गया है। ठीक है, चलिए, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण रहता है? भारत की संचित निधि से धन निकालने पर किसका नियंत्रण रहता है जी, बताइए। बताइए। चलिए, इसका आंसर होगा, आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए आपका किसका? संसद का मंजूरी जरूरी है। किसका? संसद का। तो किसका नियंत्रण रहता है? संसद का नियंत्रण रहता है। पता है, अगर संचित निधि से सरकार को 1 रुपए भी निकालना है ना, तो 1 रुपए निकालने के लिए संसद मतलब लोकसभा में प्रस्ताव रखेगी और उस प्रस्ताव पर मतदान होगा, और जब मतदान हो जाएगा तभी पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है संचित निधि से धन निकालना। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि है, जिसमें, जिसको बोल सकते हो आप भारत का खजाना, सरकार को जितना भी पैसा मिलता है वो संचित निधि में रखती है, और सरकार को जो भी सामान्य खर्चे करने रहते हैं वो संचित निधि से करती है। सबको वेतन, दुनियादारी वो संचित निधि से ही देती है। ठीक है, तो सरकार के जितने पैसे आते हैं वो संचित निधि में रखती है और खर्चा भी वहीं से करती है। तो भैया, संचित निधि से धन निकालना किसके अधिकार में है? संसद। संसद के अधिकार में कैसे है? जब तक लोकसभा में विनियोग विधेयक पेश करके उस पर मतदान नहीं होगा, है ना, और मतदान में ये लोग जीतेंगे नहीं, इनके फेवर में नहीं आएगा, तब तक पैसा नहीं निकाल सकते। ऐसे ही आसान नहीं है पैसा निकालना। ठीक है, तो इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका अधिकार है? संसद का नियंत्रण है। संसद में मतदान होगा तभी पैसा निकलेगा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। मतलब भारत सरकार को जो पैसा मिलता है ना, वो कहां जमा होता है जी? वो पूरा पैसा होता है भारत की संचित निधि में। अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266। ठीक है, अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि 267 और लोक लेखा निधि भी 266(2) में है शायद। ठीक है, भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266, भारत की लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266(2) और भारत की आकस्मिक निधि आपका 267। ठीक है, लोक लेखे की क्या है? ये है 267(1), ये है 266, सॉरी, ये 266(1), 266(2) और ये 266(7). देखिए, भारत सरकार के पास 3 निधियां होती है, 3 फंड होते हैं। एक होता है संचित निधि। संचित निधि मतलब भारत सरकार की अलमारी। जो भी भारत सरकार को सामान्य पैसा आता है, और भारत सरकार जो भी सामान्य पैसा खर्चा करती है, वो कहां से करती है? संचित निधि से। दूसरा होता है आकस्मिक निधि। भारत सरकार अपने इमरजेंसी के लिए, भारत सरकार अपने इमरजेंसी या विपरीत परिस्थिति के लिए जो फंड रखती है वो है आकस्मिक निधि। तीसरा होता है आपका लोक लेखा निधि, जिसमें आपके एफडी के पैसे,
बॉन्ड के पैसे, ये जो रखे जाते हैं ये किस में रखे जाते हैं? लोक लेखा निधि में। ठीक है, जिसमें एफडी के पैसे हो गए, एलआईसी के पैसे, बॉन्ड के पैसे, ये सब किस में रखे जाते हैं? लोक लेखा निधि में। क्यों? क्योंकि ये हमारे पैसे नहीं है, जब जनता वापस मांगेगी तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत की संचित निधि में आपका रहेगा, भारत सरकार का ये अलमारी है, यहीं से पैसा जमा करती, यहीं से निकालती। आकस्मिक निधि किस लिए रखा गया है? आकस्मिक निधि विपरीत परिस्थिति में, क्योंकि मान लो आपको पता है भैया, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए मतदान करना पड़ेगा। कहां? लोकसभा में। अब मान लो पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, पैसे की जरूरत है, तो आप क्या बैठक करके मतदान करते रहोगे? आपको तो उस समय इंस्टेंट पैसा चाहिए ना, तो उस समय विपरीत परिस्थिति के लिए पैसा कहां से लाया जाएगा? आकस्मिक निधि से। आकस्मिक निधि बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 500 करोड़ रुपए की लोग रखते हैं, एक लेवल मेंटेन करते हैं, 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए। और आकस्मिक निधि का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत आदमी किसका संचालन करता है? आकस्मिक निधि का। आकस्मिक निधि से पैसा कब निकाला जाता है? जब संसद की बैठक ना हो रहा हो और संचित निधि से पैसा ना निकाल पाए, तो उस समय पैसा कहां से निकाल लेंगे? आकस्मिक निधि से। लेकिन जब संसद की बैठक चालू होगी लोकसभा की, तो पहली बैठक में ही वो पैसा वापस वहां पे डाल दिया जाएगा, आकस्मिक निधि को फिर से मेंटेन कर दिया जाएगा। अब मान लो संसद की बैठक चल नहीं रही है, बाढ़ आ गया, बाढ़ के लिए पैसा चाहिए, तो क्या बैठक बुलाओगे कि पैसे को तुरंत देके राहत कार्य चालू कराओगे? तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? आकस्मिक निधि से पैसा निकाल के देंगे। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, अब जब फिर बैठक चालू होगी तो पैसा संचित निधि से निकाल के कहां उतना पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा? आकस्मिक निधि में। तो 3 टाइप की निधि होती है। संचित निधि मतलब भारत सरकार का सामान्य खजाना, जिससे वो डेली का खर्चा चला रही है। आकस्मिक निधि मतलब विपरीत परिस्थिति में पैसे के लिए। और लोक लेखा निधि जिसमें जमा हुआ पैसा होता है जनता का। अब आपके पर्स में भी, ठीक है, 100-100 के नोट, जितने भी आप पैसे रखते हो सामान्य रखते हो, ठीक, ये हो गया संचित निधि। लेकिन एक आध 500 का नोट या 1000 का नोट, 2000 का नोट अंदर फोटो के पीछे चिपका के रखते हो। क्यों? क्योंकि जब पैसा नहीं रहेगा और बहुत इमरजेंसी रहेगी, तो अब वो 2000 का नोट खर्चा होगा। यही एग्जांपल से समझ लो। तो 2000 का नोट आकस्मिक निधि, बाकी जो पैसा है वो संचित निधि। ठीक है, तो भारत सरकार अपने सभी राजस्व जमा जो सामान्य पैसा आता है उसको कहां रखती है? संचित निधि 266 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? आपको पता है भारत की संचित निधि में से 1 रुपए भी निकालने के लिए संसद में क्या होता है दोस्तों? मतदान होता है। इसीलिए संसद क्या करती है? सार्वजनिक पैसे पर नियंत्रण रखती है। जैसे लोकसभा में अनुदान की मांगे प्रस्तुत करेंगे और उस पर मतदान होगा, और मतदान होने के बाद ही सरकार पैसा निकाल सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भारत के खजाने से पैसा नहीं निकाल सकता, उसके लिए संसद में मतदान होता है। ठीक है, तो भारत की संसद। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? मतलब ऐसा व्यय जो भारत की संचित निधि से ना दिया जाता हो। आपको पता है भारत के राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है, भारत के उपराष्ट्रपति का भी वेतन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद और किसका दिया दिया जाता है जी? देखते हैं इसको। ठीक है, सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, हाँ, आपके संविधान के अनुसूची 2 में, है ना, संविधान की अनुसूची 2 में क्या है? वेतन और भत्ते हैं, सभी के वेतन और भत्ते हैं। ठीक है, संविधान की दूसरी अनुसूची में आप लोग को पता है कि संचित निधि से दिए जाने वाले वेतनों की व्याख्या है। तो आपको पता है कि भारत की संचित निधि से, है ना, अपने को सबको वेतन बांटना पड़ता है। तो भारत की संचित निधि से भारत के राष्ट्रपति को वेतन जाता है,
आपको भी पता है भारत के उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के वेतन जाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन जाता है, पर भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से उपराष्ट्रपति पद से नहीं जाता है। ठीक है, वो किसके नाम से जाता है? वो वेतन मिलता है राज्यसभा का सभापति। ठीक है, क्वेश्चन घुमाया है जी, है ना, राज्यसभा सभापति। ठीक है, अब देखो भारत के राष्ट्रपति को वेतन मिलेगा कहां से? भारत की संचित निधि से। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलेगा संचित निधि से। लोकसभा के अध्यक्ष को मिलेगा संचित निधि से। वैसे ही राज्यसभा के सभापति और उपसभा को भी भारत की संचित निधि से वेतन मिलता है, लेकिन उसको राष्ट्रपति को किस नाते वेतन मिलता है? राज्यसभा के सभापति के नाते वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के नाते वेतन मिलता है। अगर यहीं लिख देता भारत के राज्यसभा के सभापति का तो ये सही हो जाता, लेकिन यहां क्या लिख दिया? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ वो उपराष्ट्रपति का लेगा, लेकिन उसको वेतन किसका मिलता है? राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। तो यहां ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी में संचित निधि से इसका वेतन इस नाम से नहीं दिया जाता। किस नाम से दिया जाता है? राज्यसभा के सभापति के नाम से दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? फिर से आ गया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के है, ठीक है, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के ये भी है। किसका नहीं है? सी, प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता नहीं है। उसको किसका वेतन मिलता है जी? संसद के सदस्यों का वेतन मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता संचित निधि पर भारित नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? आपको पता है अनुच्छेद 267 क्या है? आकस्मिक निधि है। ठीक है, 266 क्या है? 266 है संचित निधि। ठीक, चलिए, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं बताइए? कब व्यय करते हैं? आपको पता है ना, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? संचित निधि से पैसा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मतदान करना पड़ता है। और आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए मतदान नहीं करना पड़ता, लेकिन जब संसद की बैठक होगी तो उतना पैसा आकस्मिक निधि में वापस डाल दिया जाता है जितना निकाला गया है। तो आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना, है ना, संसद की स्वीकृति के बिना व्यय कर सकता है। ठीक है, वैसे तो संकट के समय ही व्यय किया जाता है, लेकिन जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और पैसे की जरूरत हो तब भी आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जा सकता है। तो आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, और आकस्मिक निधि किसके अंडर में रहता है? राष्ट्रपति के अंडर में रहता है। ठीक है, इसका अनुच्छेद क्या है आकस्मिक निधि का? 267। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। कौन सा जो संस्था है जो बजट बनाने में सहयोग करती है? बताइए, कौन सी संस्था है जो बजट बनाने में सहयोग करती है? ठीक है, देखिए, राजस्व विभाग बिल्कुल नहीं आएगा, वित्त सेवा विभाग नहीं आएगा, व्यय विभाग नहीं आएगा, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय का, कौन सा? वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग, है ना, वित्त मंत्रालय को बजट बनाने और उसे पेश करने में सहयोग प्रदान करती है। हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 112 में बजट को क्या कहा गया है?
वार्षिक, क्या कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ठीक है, हमारे संविधान में बजट को अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। बजट शब्द नहीं है संविधान में। और बजट जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट बनाने में कौन सहयोग करता है, आर्थिक कार्य विभाग करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बात की गई है। ठीक है, ठीक। अनुच्छेद 109 में ये क्या है, धन विधेयक, और ये क्या है, धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया, कैसे प्रक्रिया अपनाते हैं, विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 109 में प्रक्रिया है, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, और अनुच्छेद 111 में है आपका विधेयकों पर अनुमति। क्या, विधेयकों पर अनुमति, जो राष्ट्रपति अनुमति देता है वो है। ठीक है, तो धन विधेयक किसमें है, अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट भी है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या शामिल है? ठीक है, पहले बता दे रहा हूं, टैक्स लगाना, समाप्त करना, उसके नियमन का प्रत्यावर्तन, ये शामिल है। ठीक है, ठीक, ये शामिल है। धन की उधारी का विनियमन करना, ये भी शामिल है। ठीक है, उसके बाद भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना शामिल है। भारत की संचित निधि से धन खर्च किया हुआ शामिल है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, ऑप्शन होगा ऑप्शन ई। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, भारत की जो धन विधेयक अनुच्छेद 110, उसमें क्या क्या बातों को कहा गया है। ठीक है, पहला कहा गया है किसी कर का अधिरोपण या कर को हटाना। अगर कोई नया टैक्स, देखिए धन विधेयक मतलब डायरेक्ट पैसे से संबंधित विधेयक, धन विधेयक मतलब डायरेक्ट पैसे से संबंधित विधेयक। भारत की संचित निधि को जो इफेक्ट करेगा, भारत की संचित निधि को जो इफेक्ट करेगा, संचित निधि को बढ़ाएगा घटाएगा, वो सब क्या होगा, धन विधेयक। आपको पता है क्या कि भारत सरकार अपना पूरा पैसा कहां रखती है दोस्तों, धन विधेयक में। तो धन विधेयक की प्राप्ति या निर्गमन को जो इफेक्ट करेगा वो धन विधेयक में कहलाएगा। भारत की संचित निधि में जो प्राप्ति या निर्गमन को इफेक्ट करेगा वो धन विधेयक में आएगा। ठीक है, तो इसमें आएगा क्या कि कोई नया कर लगाना या पुराने कर को हटा देना। नया कर लगाना या पुराने कर को हटा देना, मतलब नया कर लगाओगे तो पैसा बढ़ेगा, पुराने कर को हटाओगे तो पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आएगा भारत सरकार द्वारा अगर कोई धन उधार लिया जाता है, भारत सरकार द्वारा कोई धन उधार लिया जाता है, ठीक है, तो वो भी कहां आएगा, धन विधेयक में। ठीक, उसके बाद भारत की संचित निधि में कोई धन डालना या संचित निधि से धन निकालना, आकस्मिक निधि में धन डालना या आकस्मिक निधि से धन निकालना, ये कहां आएगा, धन विधेयक में आएगा। ठीक है, उसके बाद भारत की संचित निधि में कोई नया व्यय लगाना, किसी नए आदमी का सैलरी संचित निधि से दे देना, ठीक है, वो भी आएगा। ठीक, तो ये सब चीजें धन विधेयक में आएगी। एक बार और बता देता हूं, ऐसा विधेयक जो कोई नया टैक्स लगाना है या नए टैक्स को कम करना है, ऐसा विधेयक जिसमें भारत सरकार कहीं से पैसा लेके आ रही है, उधारी ले रही है, वो ऐसा विधेयक जिसमें संचित निधि में कोई व्यय को और भारित किया जाए, भारित मतलब परमानेंट उसको संचित निधि से ही व्यय करना है। जैसे
पूरे वेतन और भत्ते को बोलते हैं संचित निधि पर भारित, मतलब वो संचित निधि से ही दिए जाएंगे। तो कोई ऐसा नया टैक्स लगाना है, ठीक है, तो ये सब चीजें किस में आएंगी, धन विधेयक में। संचित निधि को जो इफेक्ट करेगा वो सब किस में आएगा, धन विधेयक में आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो नया टैक्स लगाना समाप्त करना, धन विधेयक। धन की उधारी, मतलब भारत सरकार कोई धन उधारी लाया उसको संचित निधि में रखेगा, धन विधेयक। भारत की संचित निधि से धन निकालना या संचित निधि में धन डालना, आकस्मिक निधि से धन निकालना या धन डालना, वो भी धन विधेयक। भारत निधि से संचित खर्चा देना, वो भी क्या होगा आपका, धन विधेयक। तो इसमें होगा उपयुक्त ई। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक में सम्मिलित नहीं किया गया है। कर से संबंधित सम्मिलित है ना, उधार से संबंधित सम्मिलित है, संचित निधि तथा आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित है। जुर्माने और अर्थदंड, इसका उल्लेख धन विधेयक में नहीं है दोस्तों। जो न्यायालय से जुर्माना लेते हैं, न्यायालय जो जुर्माना लेती है, जो अर्थदंड देती है, वो सब धन विधेयक से संबंधित नहीं है। कर लगाना हटाना धन विधेयक, उधार लेना देना धन विधेयक, है ना, भारत की संचित निधि में पैसा डालना निकालना धन विधेयक, भारत की संचित निधि में कोई नया व्यय और करना धन विधेयक। तो जुर्माना और अर्थदंड ये नहीं आएगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप सो धन विधेयक आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सा पार्ट है। ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से सही क्या नहीं है, नहीं है बोल रहा है। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, ठीक है, प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। काफी बड़ा क्वेश्चन है। सही नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है, क्या सही नहीं है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, पढ़ लीजिए, ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, क्या, 5 और 6, ऑप्शन बी 5 और 6। अब देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, यह बिल्कुल सही है। हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, पर सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। वित्त मतलब पैसे से संबंधित विधेयक, पैसे से संबंधित सभी विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। पैसे से संबंधित वो विधेयक धन विधेयक होगा जो संचित निधि के पैसे को घटाए बढ़ाए। पैसे से संबंधित सभी विधेयक धन विधेयक नहीं होगा, इसीलिए बोलते हैं सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। जैसे क्या होता है कि सभी अल्फाबेट, है ना, वॉवेल नहीं होते, सभी अल्फाबेट क्या होते हैं, वॉवेल नहीं होते, ठीक है, लेकिन सभी वॉवेल अल्फाबेट होते हैं। ABCD जो है वो अल्फाबेट है, लेकिन सभी अल्फाबेट क्या स्वर है, नहीं। तो सभी अल्फाबेट वॉवेल नहीं होते, लेकिन सभी वॉवेल अल्फाबेट होते। सेम वही, पैसे से संबंधित विधेयक वित्त विधेयक कहलाता है, लेकिन पैसे से संबंधित वो विधेयक जो संचित निधि में पैसा घटाए बढ़ाए वो धन विधेयक कहलाता है। तो ये सही है, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, बिल्कुल है, पहला सही है। प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होते, उसी बात को उल्टा बोल दिया है, यह भी सही है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं। देखिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक, है ना, जो विधेयक धन विधेयक के समान, जो वित्त विधेयक धन विधेयक के समान है वो लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे, रखे जाएंगे, लेकिन जो वित्त विधेयक सामान्य विधेयक के समान है वो दोनों में रखे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं। आपको पता है कि धन विधेयक किसके पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, तो यह भी सही हो गया। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक ही रोक कर रख सकती है, यहां धन विधेयक के सेंस में ही लिया जा रहा है वित्त विधेयक को, है ना, तो हाँ, राज्यसभा 14 दिन तक ही रोक कर रख सकती है। यहां वित्त विधेयक मतलब वो वाला वित्त विधेयक बोल रहा है जी,
कौन सा? जो धन विधेयक है। यहां वो वाला वित्त विधेयक बोल रहा है जो धन विधेयक है, ठीक है। ठीक है, यहां वित्त विधेयक वो वाला बोल रहा है जो धन विधेयक है, साधारण वित्त विधेयक की बात नहीं कर रहा है, तो उसको धन विधेयक की मानना है। 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, ठीक है। क्या पूछा है? स... सही नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोककर रख सकती है। ठीक, इसमें देख लेते हैं। राज्यसभा धन विधेयक वाले वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, परंतु सामान्य वित्त विधेयक को वो ज्यादा दिन तक भी रोक कर रख सकती है। तो ये हो गया आपका एक गलत। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इंकार नहीं कर सकते, सामान्य वित्त विधेयक की बात कर रहा है, ये भी गलत। अगर धन विधेयक रहेगा तो हस्ताक्षर करने से इंकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, जो सामान्य वित्त विधेयक है। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। पता है आपको, संयुक्त अधिवेशन दो चीजों में बस नहीं होता, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, बाकी जगह हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी और सी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? धन विधेयक संसद के दोनों सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता भैया। ठीक है, वो केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय का अंतिम करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बिल्कुल सही, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा केवल कितने दिन रोक कर रख सकती है? 14 दिन। 14 दिन के बाद उसको ऑटोमेटिक पारित समझा जाता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, बिल्कुल नहीं लौटा सकता। क्यों? क्योंकि पुनर्विचार के लिए लौटाएगा ही क्यों? क्योंकि पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति ले ली गई है। धन विधेयक पर पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति ले जाती है, उसके बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? सही मतलब निगेटिव, ये सही नहीं है, ऑप्शन ए सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? आपको पता है धन विधेयक का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा, केवल लोकसभा में। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, धन विधेयक लोकसभा में ही पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, यह भी गलत है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही स्थापित किया जा सकता है। क्या होगा? सही पूछा है ना जी, सही पूछा है, तो क्या होगा? ऑप्शन डी, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही स्थापित किया जा सकता है। आगे देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर कितने दिन तक कार्रवाई न करे? 14 दिनों तक। धन विधेयक को कितने दिन रोक सकता है राज्यसभा? केवल 14 दिनों तक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? आपको पता है बजट नहीं है, बजट की जगह अनुच्छेद 112 में क्या उल्लेखित है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि वार्षिक वित्तीय विवरण लोकसभा में पारित नहीं होता तो क्या होगा? ठीक है, देखिए अगर सरकार कोई विधेयक लाती है, अगर सरकार कोई विधेयक लाती है या कोई काम करती है, ठीक है ना, और वो पास नहीं होगा तो मतलब प्रधानमंत्री और उसकी पूरी सरकार क्या हो जाएगी? अपदस्थ हो जाएगी, त्याग पत्र देगी। क्यों? क्योंकि भैया क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व होता है लोकसभा में। सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब आपके पास क्या है? बहुमत है, तभी आप लोकसभा में बैठे हो और आप बजट पेश कर रहे हो लोकसभा में, वार्षिक वित्तीय विवरण, और आपके पास अगर बहुमत है तो वो पास हो जाना चाहिए।
आपके पास बहुमत नहीं है मतलब वो पास नहीं हुआ, और आपके पास बहुमत नहीं है मतलब बहुमत किसी और के पास है, तो जिसके पास बहुमत रहेगा उसकी सरकार रहेगी। एक चीज याद रखिए, कोई भी मंत्री, सरकार का कोई भी आदमी अगर लोकसभा में कोई चीज प्रस्तुत करता है और वो पास नहीं होती तो सरकार गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुमत है जब तुम्हारे पास तो वो चीज पास होना चाहिए। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है ना, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, आगामी वर्ष के, ठीक है बताए। हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण हर साल आता है ना जी। बजट आने के पहले क्या प्रस्तुत होता है? आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत होता है, जिसमें पुराने बजट की पूरी जानकारी देते हैं। तो याद रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट के पहले प्रस्तुत किया जाता है कि हम ऐसा किए, वैसा किए, ये हुआ, वो हुआ, ठीक है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है सार्वजनिक ऋण लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से, है ना। क्या करता है ये? एक निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए। लेखानुदान कब जी? एक निश्चित अवधि के लिए भारत के धन निकालने के लिए। अब क्या होता है देखिए, सरकार बजट प्रस्तुत की और बजट को पास होने में टाइम लग रहा है। सरकार बजट प्रस्तुत की और बजट को पास होने में टाइम लग रहा है, तो सरकार कुल बजट का 1/6 हिस्सा लेखानुदान के द्वारा संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। क्यों? क्योंकि काम चलाने के लिए तो पैसा चाहिए ना भाई। अब बजट पास नहीं हो रहा तो सरकार खाली हाथ थोड़ी रहेगी। तो लेखानुदान प्रस्तुत करती है सरकार लोकसभा में और कुल बजट का 1/6 हिस्सा पैसा ले लेती है एक निश्चित समय तक। तो एक निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए क्या लिया जाता है? लेखा अनुदान लिया जाता है ना। और कुल बजट का कितना? 1/6 भाग, कितने? बराबर 2 माह के लिए। कितने माह के लिए? 2 माह के लिए लिया जाता है। क्यों? क्योंकि बजट प्रस्तुत हो गया लेकिन पास नहीं हुआ है। कितना? 1/6। लेखानुदान बना है, बताइए, कैग की रिपोर्ट में मतदान के लिए या प्रत्याशित हुआ? नहीं, बजट के लिए नहीं। बजट पारित होने में जब लेट होगा, सरकार को पैसा चाहिए रहेगा और बजट पारित नहीं हो रहा है, तो कुल बजट की राशि का वो 1/6 हिस्सा कितने? 2 माह के लिए सरकार लेती है, ठीक है। कुल बजट की राशि का 1/6 हिस्सा 2 माह के लिए सरकार लेती है। किसके लिए? लेखानुदान के लिए, ठीक है। ये हो गया। लेखानुदान और अंतिम बजट में क्या अंतर है? लेखानुदान और अंतिम बजट में क्या अंतर है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अंतरिम बजट, अंतरिम मतलब टेम्परेरी बजट जो अभी फाइनल नहीं हुआ है। चलिए पहले ये जान लीजिए कि लेखानुदान क्या होता है। लेखानुदान वो होता है जब बजट पास ना हुआ हो और सरकार को पैसा चाहिए है काम चलाने के लिए, तो लेखानुदान द्वारा कुल व्यय का, कुल बजट के व्यय का 1/6 हिस्सा बस लेती है काम चलाने के लिए 2 माह के लिए। लेखानुदान में केवल व्यय पक्ष होता है कि हमको इतना पैसा दे दिए हैं और उसको हमको खर्चा करना है, केवल व्यय पक्ष, ठीक है। अंतरिम बजट क्या होता है? फाइनल बजट नहीं, टेम्परेरी बजट। मान लो चुनाव है तो फाइनल बजट पेश नहीं कर सकते, उस समय क्या करते हैं? अंतरिम बजट पेश करते। इसमें व्यय और आय दोनों होता है। बजट वैसे ही रहेगा, अंतरिम बजट भी, लेकिन फाइनल नहीं है। तो लेखानुदान में केवल व्यय होता है और अंतरिम बजट में व्यय और आय दोनों होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2, केवल 2 सही है, ठीक है। जब सरकार का बजट पास नहीं हुआ रहता है तो सरकार खर्चा चलाने के लिए केवल व्यय के लिए क्या करती है? लेखानुदान द्वारा 1/6 हिस्सा निकाल लेती है। तो इसमें केवल व्यय पक्ष होता है ना। लेखानुदान का प्रयोग टेम्परेरी सरकार, है ना, चुनाव पहले बाद में दोनों में करती है। अब अंतरिम बजट क्या होता है? बजट जो है वो फाइनल ना होके टेम्परेरी बजट, इसमें व्यय और आय दोनों होता है। अगर मान लो आगे चुनाव है, सरकार बदल सकती है,
तो सरकार अभी काम चलाने के लिए क्या करेगी, टेम्परेरी बजट प्रस्तुत करेगी। टेम्परेरी बजट स्थायी सरकार और अस्थायी सरकार दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो लेखानुदान में केवल व्यय पक्ष होता है और बजट में, अंतरिम बजट में व्यय और आय दोनों पक्ष होता है। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। यह बोल रहा है ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिस पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसे कौन कौन से विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है ना। तो आपको पता है कौन कौन से हैं, नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक, ठीक है। ठीक, नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ऐसे कराधान विनियोग विधेयक जो राज्यों का नीति हित हो, इसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राज्यों की सीमाओं में फेरबदल पर भी और धन विधेयक पर भी, ठीक है। ये चारों में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। दोस्तों ये पूछा जाता है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति कहां कहां आवश्यक है। नया राज्य बनाना हो तो, पुराने राज्य का सीमाओं नाम में परिवर्तन करना हो तो, कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो, ऐसा विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित है पैसे में, उसमें भी, और धन विधेयक में तो है ही है। तो उपरोक्त चारों में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है। ऑप्शन होगा डी। चलिए ये हो गया। भारत की संसद किसके किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के ऊपर नियंत्रण करती है, ठीक है। मतलब मंत्रिपरिषद को कंट्रोल में कैसे करती है भारत की संसद, ठीक है। भारत की संसद कैसे कैसे नियंत्रित करती है जी, देखिए, ठीक। इसमें यह पूछा जा रहा है कि कैसे सरकार को कंट्रोल किया जाता है संसद में। स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव में क्या होता है, कार्य रोक दिया जाता है और किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाती जिससे सरकार को जिसमें जवाब देना हो। दूसरा प्रश्नकाल, प्रश्न पूछकर भी सरकार को नियंत्रित किया जाता है। तीसरा अनुपूरक प्रश्न, प्रश्न के पीछे प्रश्न पूछकर भी सरकार को नियंत्रित किया जाता है। भैया अगर आप कोई काम कर रहे हो और देश में कुछ ऐसा हो गया जो जरूरी है तो क्या होगा, स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। स्थगन प्रस्ताव के बाद वो जो इंपॉर्टेंट मैटर हुआ है उस पर चर्चा करेंगे और सरकार से प्रश्न पूछेंगे तुम क्या काम कर रहे हो। तो भाई इससे सरकार कंट्रोल हो रही है, वो जवाब दे रही है मैं ये कर रही हूं, मैं ये कर रही हूं। प्रश्न काल में क्या करते हो आप, प्रश्न पूछते हो, है ना। उसमें भी आपसे क्या करते हो, सरकार को कंट्रोल करते हो कि हमको प्रश्न का जवाब दो ताकि हम तुम्हारे कार्यप्रणाली को जान सके। अनुपूरक प्रश्न द्वारा भी यही होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए भाई सरकार को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका उससे प्रश्न करो। इसीलिए कहा जाता है कि विपक्ष हमेशा क्या होना चाहिए, विपक्ष हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है विपक्ष हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो बात पूछ सके सरकार से। तो होगा ऑप्शन डी। तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही क्या है बताइए। तारांकित प्रश्न मतलब ऐसे प्रश्न जिसमें स्टार लगे होते हैं, है ना। अब उसमें क्या होता है बताइए। ठीक है, देखिए तारांकित प्रश्न वो होते हैं जो मौखिक पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिसके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, है ना। अब मौखिक उत्तर देंगे तो प्रश्न के पीछे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो तारांकित प्रश्नों के उत्तर हमेशा मौखिक दिए जाते हैं और उसमें अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए प्रश्न काल में जो प्रश्न लगते हैं ना सदन में, वो लिख के पहले से दे दिया जाता है और प्रश्न काल में संबंधित मंत्री जिससे प्रश्न पूछा गया है वो उस उत्तर का जवाब देता है। प्रश्न काल में क्या होता है, पहले से पता होता है कि क्या प्रश्न पूछने वाले हैं और उसका उन लोग उत्तर जवाब लिख कर लाते हैं और दिखा देते हैं, दे देते हैं, ठीक है। प्रश्न काल के प्रश्नों पे क्या होता है, उत्तर मौखिक नहीं दिए जाते। उसके प्रश्न के कुछ उत्तर दिए भी जाते होंगे, उसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, है ना। और तारांकित प्रश्न जिसमें स्टार लगा होता है वो क्या किया जाता है, उसके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। और जब उत्तर मौखिक देंगे
तो किंतु परंतु होगा, तो उसमें और क्या होगा, और उसमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा तारांकित प्रश्न बहुत पूछता है। तारांकित प्रश्न के उत्तर एक तो मौखिक दिए जाते हैं और तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोनों में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1 और 3 पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और जो आपके प्रश्न काल में है उसके अधिकांश उत्तर लिखित में दिए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी 1 और 3। चलिए, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटीन का क्या अर्थ है। ठीक है, गिलोटीन बहुत पूछता है जी। विधेयकों पर बहस को बंद कर देना, विधेयक पर बहस को जारी रखना, सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार, सदन को स्थगित कर देना। क्या होगा इसका उत्तर बताइए। ठीक है, इसका आंसर होगा आंसर ए, विधेयकों पर बहस को बंद कर देना। देखिए, अगर सदन में कोई विधेयक रखा गया है तो उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाती है। उसी समय सीमा में आपको बहस करना है और मतदान करना है। अगर समय सीमा के अंदर मतदान नहीं हो पाता तो बहस को बंद कर दिया जाता है और डायरेक्ट फिर मतदान करा के पास कर दिया जाता है। गिलोटिन मतलब बिना बहस के पास कराना, बिना बहस के पास कराना। क्यों? क्योंकि समय नहीं है ना। ये पूछा गया था विधेयकों को बिना बहस किए पास करा देना, क्योंकि भाई जब आप विधेयक प्रस्तुत करते हो ना, उस पर विचार विमर्श होते, बहस होते, तर्क होता है। लेकिन अगर समय नहीं है और जल्दी जल्दी पास कराना है तो गिलोटिन का यूज किया जाता है। बहस नहीं होगा, डायरेक्ट मतदान होगा और पास या फेल। तो ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनें। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया नहीं, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द बढ़ाया गया है। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। देखिए, बताइए, लगाइए कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए देखिए, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये आपको पता है। राज्यसभा वित्तीय बिल बोल रहा है जी, है ना, मनी बिल नहीं बोल रहा है, धन विधेयक नहीं बोल रहा है, वित्तीय बिल बोल रहा है ना। तो वित्तीय बिल को रोक के रख सकती है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये बात तो सही है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं, ये तो सही है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक के रख सकती है, ये भी सही है, क्योंकि वो सामान्य बिल है। अगर धन विधेयक होता तो नहीं रोक सकती, वित्तीय बिल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान शब्द में 3 शब्द जोड़े गए, क्या? पंथ निरपेक्ष और समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। यहां लोकतांत्रिक है तो ये गलत है। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद होता है तो संयुक्त अधिवेशन से सुलझता है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं सुलझाता। तो ऊपर के दोनों सही हैं, तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया थी आपकी किसकी? संसद के कार्य प्रणाली की। तो होप सो आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। इसी तरह योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को पुख्ता रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं जल्दी।